हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत आपका एरा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे जीपीवी में अपने काफी चैप्टर हो गए थे। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन में इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी उत्परिवर्तन का परिचय, उसकी विशेषताएं और उसका वर्गीकरण। म्यूटाजेनिक एजेंट्स, म्यूटाजेनिक एजेंट्स यानी उत्परिवर्तन को प्रभावित करने वाले एजेंट्स, कारक, जो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल म्यूटेजेंट्स। इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, मेथड्स ऑफ इंडक्टिंग म्यूटेशन एंड सीआईपी टेक्निक। तो फर्स्ट पढ़ेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जीवों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन, जीवों के जीनों में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। ह्यूगो डेवरिज ने विकास की प्रक्रिया के समर्थन में अपना उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डेवरिज, जिन्होंने अपने विकास के प्रोसेस के समर्थन में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। यह उत्परिवर्तनवाद संध्या प्रिमरोज यानी इवनिंग प्रिमरोज प्लांट पर किए गए प्रजनन प्रयोगों पर आधारित था। जो ये प्रयोग किया गया था ह्यूगो डेवरिज ने, उन्होंने एक प्लांट लिया था इवनिंग प्रिमरोज, उस पर किए थे। उसने इस पौधे की समष्टि में अचानक ही विकसित 7 नई प्रजातियों के पौधों को देखा। उसने इन नई किस्मों को उत्परिवर्तन या म्यूटेट इस प्रोसेस को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की संज्ञा दी। जो ह्यूगो डेवरिज उन्होंने प्रिमरोज पर कुछ प्रयोग किए जिससे 7 नई प्रजातियों का विकास हुआ, और इन जो प्रजातियां नई किस्म विकसित हुई उन्हें तो म्यूटेंट यानी उत्परिवर्ती, और इस पूरी प्रोसेस को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की संज्ञा दी। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले जीन्स आनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हैं। जीवों की बॉडी में जो जीन्स पाए जाते हैं वह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात इनके द्वारा ही माता पिता के गुण संतानों में जाते हैं, यानी आनुवंशिकता के द्वारा ही माता पिता से गुण संतानों में जाते हैं। यह जीन बिना किसी परिवर्तन के संतानों में पहुंचकर इनमें जनक जैसे लक्षण पैदा करते हैं, लेकिन कभी कभी इन जीनों की संरचना या व्यवस्था में अचानक कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, फलस्वरूप संतानों में लक्षण जनकों से एकदम भिन्न हो जाते हैं। सामान्य तो क्या होता है, जो पेरेंट्स में गुण होते हैं वही उनके संतानों में होते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उनके संरचना या व्यवस्था में अचानक कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जिसे उनके संतानों में भिन्न आनुवंशिक गुण दिखाई देते हैं, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अतः म्यूटेशन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले परिवर्तन या असतत विभिन्नताएं है जो वंशानुगत होती है तथा नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। ह्यूगो डेवरिज ने म्यूटेशन को ही विकास का मुख्य कारक माना था। विकास का मुख्य कारक म्यूटेशन होता है क्योंकि इससे ही नई जातियों का विकास होता रहता है। अब उत्परिवर्तनवाद की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। फर्स्ट, प्राकृतिक रूप से जनन करने वाली जातियों या संततियों में समय समय पर उत्परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं। जो नेचुरल रूप से जो जनन करने वाली जातियां होती है उनमें समय समय पर म्यूटेशन होता रहता है। उत्परिवर्ती जीव जनकों से काफी भिन्न होते हैं। उत्परिवर्तन से क्या होता है, जो पेरेंट्स गुण होते हैं उनसे अलग ही गुण संतानों में आ जाते हैं, यानी भिन्न होते हैं। उत्परिवर्तन वंशानुगत होते हैं तथा इनमें नई जातियों का विकास होता है। उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं और इससे नई जातियों का विकास होता है। उत्परिवर्तन दीर्घ एवं आकस्मिक होते हैं। उत्परिवर्तन यानी अचानक से होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। यह किसी भी दिशा में हो सकते हैं तथा लाभप्रद या हानिकारक भी हो सकते हैं। म्यूटेशन कुछ जीवों में तो लाभदायक भी हो सकते हैं और कुछ में हानिकारक भी हो सकते हैं। उत्परिवर्तन पर प्राकृतिक चयन का प्रभाव पड़ता है। लाभप्रद उत्परिवर्तन जीवों के अंदर संचित कर लिए जाते हैं तथा हानिकारक उत्परिवर्तन वाले जीव प्राकृतिक चयन द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो जिन जीवों में म्यूटेशन लाभदायक होता है उन्हें तो नेचर क्या करती है, सिलेक्ट कर लेती है, और जिनमें हानिकारक उत्परिवर्तन होते हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। उत्परिवर्तन में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली शब्दावली, यानी कुछ वर्ड जो उत्परिवर्तन में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है म्यूटन, जीन की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजरने में सक्षम होती है और यह न्यूक्लियोटाइड द्वारा दर्शाई जाती है। यानी जीन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं, म्यूटन, जो न्यूक्लियोटाइड द्वारा दर्शाई जाती है। म्यूटेटेड जीन वह जीन जो किसी अन्य जीन में स्वतः उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। एक ऐसा जीन जो किसी अन्य जीन में स्वतः उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं, म्यूटेटेड जीन। उत्परिवर्तनीय जीन, म्यूटेबल जीन, वे जीन जो अन्य जीन की तुलना में उत्परिवर्तन की उच्च दर दिखाते हैं। यानी कि ऐसे जीन जो अन्य जीनों की तुलना में उत्परिवर्तन की दर को बहुत ही ज्यादा दिखाते हैं। उत्परिवर्ती म्यूटेंट
एक जीव या कोशिका की उत्परिवर्ती एलील के द्वारा किसी जीन में उत्परिवर्ती फिनोटाइप उत्पन्न होना, यानी किसी जीन के या फिर कोशिका के उत्परिवर्ती एलील के द्वारा किसी भी कोशिका के फिनोटाइप में परिवर्तन होना, क्या फिनोटाइप में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट। अगला म्यूटाजन, भौतिक या रासायनिक मध्यस्थ जो उत्परिवर्तन को बढ़ाता है या प्रेरित करता है म्यूटेजन कहलाते हैं। यानी या फिर तो भौतिक या फिर रासायनिक कोई सा भी कारक हो उसके द्वारा उत्परिवर्तन को बढ़ाना या फिर बढ़ाना ही या फिर प्रेरित करना म्यूटेजन कहलाता है। जीन उत्परिवर्तन या बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेजन, वह परिवर्तन जिसमें किसी जीन के रासायनिक संरचना को आणविक स्तर पर बदल दिया जाता है उसे जीन परिवर्तन कहते हैं। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जीन की केमिकल स्ट्रक्चर को आणविक स्तर पर बदल दिया जाता है। हॉटस्पॉट, एक किसी जीन में अत्यधिक मात्रा में उत्परिवर्तन योग्य स्थानों का पाया जाना, यानी किसी भी जीन में जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में उत्परिवर्तन योग्य स्थानों को पाया जाना, यानी जिन स्थानों पर उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है उन स्थानों को हॉटस्पॉट कहते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार, उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है गुणसूत्र उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सेकंड है जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। फर्स्ट पढ़ेंगे गुणसूत्र उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। गुणसूत्रों की संख्या तथा संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न उत्परिवर्तन को गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी गुणसूत्रों की संख्या और संरचना दोनों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो उत्परिवर्तन होता है उसे गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं। यह गुणसूत्र के काफी भाग को प्रभावित करता है जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इन उत्परिवर्तन द्वारा या तो गुणसूत्र की संरचना में रूपांतरण होता है या फिर संख्या में। गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या होता है? या फिर तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है या फिर संरचना में। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं गुणसूत्रों में आकारिकीय रूपांतरण। आकारिकीय रूपांतरण भी दो प्रकार के होते हैं, अंतः गुणसूत्र रूपांतरण और अंतरा गुणसूत्र रूपांतरण। फर्स्ट है अंतः गुणसूत्रीय रूपांतरण, इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। यह परिवर्तन केवल गुणसूत्र को प्रभावित करते हैं। यह भी दो प्रकार के हो सकते हैं, विलोपन और प्रतिलोम, यानी डिलीशन और इन्वर्सन। फर्स्ट है विलोपन यानी डिलीशन। जब किसी गुणसूत्र का एक खंड टूटकर विलीन हो जाता है तो यह क्रिया विलोपन कहलाती है। यानी गुणसूत्र किसी एक खंड का टेलोमियर से टूटकर अलग हो जाना क्या कहलाता है? विलोपन। गुणसूत्र के टेलोमियर सहित एक सिरे के कुछ भाग का विलोपन होना अंतस्थ विलोपन कहलाता है। जैसे गुणसूत्र है, ये टेलोमियर है, अब यहाँ से इस गुणसूत्र का टूटकर अलग हो जाना यानी सिर्फ ये गुणसूत्र बच जाना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? विलोपन। कभी कभी गुणसूत्र के सेंट्रोमियर तथा टेलोमियर के मध्य का कुछ भाग विलीन हो जाता है, इसे अंतस्थ विलोपन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, मनुष्य में 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन के कारण क्राइचेट सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। यह एक मनुष्य में पाए जाने वाला रोग है क्राइचेट सिंड्रोम। यह एक मतलब 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण होता है। इसमें इस अनियमितता के कारण बच्चे के रोने की आवाज बिल्ली के रोने की जैसी हो जाती है। सेकंड है प्रतिलोमन इन्वर्जन। जब गुणसूत्र का कोई खंड अपने अक्ष पर 180 डिग्री का कोण बनाकर घूम जाता है जिसके कारण उसके जीन विन्यास के क्रम में परिवर्तन आ जाता है। यानी गुणसूत्र का कोई भी खंड अपने अक्ष से 180 डिग्री के कोण पर घूम जाए, यानी ये नॉर्मल गुणसूत्र है और ये इन्वर्जन के कारण घूमकर ऐसे हो जाए, उल्टा हो जाए, इसे क्या कहेंगे? इन्वर्जन। यह प्रक्रिया प्रतिलोमन कहते हैं, इन्वर्जन। अच्छा, बी है इसका अंतरा गुणसूत्र रूपांतरण। पहले हमने पढ़ लिया इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, अब है इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। इस प्रकार के परिवर्तन दो गुणसूत्रों को एक साथ प्रभावित करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन, द्विगुणन और स्थानांतरण। फर्स्ट है द्विगुणन, डुप्लीकेशन। किसी गुणसूत्र के एक खंड का एक ही इकाई कोशिका में दो या दो से अधिक बार पाया जाना द्विगुणन कहलाता है। यानी किसी गुणसूत्र के खंड का एक कोशिका में दो या दो से अधिक बार पाया जाने क्या कहलाता है? द्विगुणन, डुप्लीकेशन। डीएनए पॉलीमरेज बी, अब कुछ पॉलीमरेज पढ़ेंगे। डीएनए पॉलीमरेज बी यह डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज बी होता है वह डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। डीएनए पॉलीमरेज वाई यह एमटीडीएनए की प्रतिकृति बनाता है, यानी एमटीडीएनए की बहुत सारी प्रतिकृतियां यानी फोटोकॉपी करता है। डीएनए पॉलीमरेज ओ यह डीएनए संश्लेषण सिंथेसिस में भाग लेता है और डीएनए रज्जु यानी स्ट्रैंड का दीर्घीकरण करता है, इलोंगेशन करता है यानी उसको बढ़ाता है।
डीएनए पॉलीमरेज ई, ये डीएनए की मरम्मत का कार्य करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज ई है और डीएनए पॉलीमरेज बी, ये दोनों ही डीएनए की मरम्मत का कार्य करते हैं। ये इस वाले गुणसूत्र में डिलीशन हो रहा है, इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है, इसमें इन्वर्जन हो रहा है। अब कुछ गुणसूत्र की कमी और बढ़ोतरी से क्या होता है। फर्स्ट है मोनोसोमी 2n-1। काय गुणसूत्र संख्या में गुणसूत्र का कम होना मोनोसोमिक कहलाता है। यानी जो काय गुणसूत्र होते हैं उसमें गुणसूत्रों का कम होना क्या कहलाता है, मोनोसोमिक। इसे 2n-1 से निरूपित करते हैं। इनमें से किसी गुणसूत्र का संजात नहीं पाया जाता है। समसूत्री विभाजन के समय यह गुणसूत्र अयुग्मित रहता है, यानी इसमें कोई भी संजात गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। अतः जब समसूत्री विभाजन होता है तब गुणसूत्र अयुग्मित रह जाते हैं, यानी n ही रह जाते हैं। द्विन्यून सूत्रिता न्यूलिसोमी 2n-2। काय गुणसूत्र संख्या में एक जोड़ा समजात गुणसूत्र का होना द्विन्यून सूत्रिता कहलाता है। इसे 2n-2 से निरूपित किया जाता है। इसका जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ऐसे पौधों में स्वपरागण होता है तथा सभी संततियां द्विन्यून सूत्री होती है। जो प्लांट न्यूलिसोमी होंगे उनका जीवधारियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे पौधों में स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। एकादि सूत्रिता ट्राइसोमी 2n+1। जब काय गुणसूत्र संख्या में गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जब काय गुणसूत्र संख्या में गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो इसे एकादि सूत्रिता कहते हैं। इसे 2n+1 से निरूपित किया जाता है। इसमें प्रतियां पाई जाती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन में तीनों समजात तीन गुणसूत्र की एक मिलकर ट्राई गुणसूत्र एक साथ वेलिएंट का निर्माण करते हैं तथा इनमें से दो बाई वेलिएंट बना लेते हैं और एक यूनिवेलिएंट, यानी तीन गुणसूत्र होते हैं तो तीन तो मिलकर एक साथ मिलाएंगे ट्राई गुणसूत्र यानी ट्राइवेलेंट, दो मिलकर बनाएंगे बाईवेलेंट और एक मिलकर बनाएगा यूनिवेलेंट। द्विअद्य सूत्रिता टेट्रासोमी, इसमें काय गुणसूत्र संख्या के अतिरिक्त समजात गुणसूत्र अधिक पाए जाते हैं। जो टेट्रासोमी अवस्था होती है इसमें काय गुणसूत्र संख्या के अतिरिक्त समजात गुणसूत्र अधिक पाए जाते हैं, अतः यह दशा 2 टेट्रासोमी कहलाती है। इसे 2n+2 से प्रदर्शित किया जाता है। सुगुणिता यूप्लॉइडी, इसमें गुणसूत्र की मूल संख्या के बराबर ही गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या या वृद्धि उनकी मूल संख्या के बराबर ही होती है। अतः सुगुणिता में गुणसूत्र संख्या मूल संख्या की गुणज होती है, अर्थात मूल संख्या से विभाजित होती है। यानी जो मूल संख्या होगी उसी में से ही गुणसूत्र की कमी या फिर वृद्धि होगी। किसी द्विगुणित जाति जिसमें एक जीनोम की दो प्रतियां उपस्थित है में सुगुणिता का निर्धारण तुलनात्मक आधार पर किया जाता है। सुगुणिता निम्न प्रकार की होती है। सुगुणिता के भी कुछ टाइप्स है। फर्स्ट है एक गुणिता मोनोपोलिप्लॉइडी, इसमें गुणसूत्रों की एक प्रति उपस्थित होती है, अतः इनके गुणसूत्र एकल युग्म के रूप में अर्धसूत्री विभाजन के समय विद्यमान रहते हैं। एक गुणिता में क्या होता है, गुणसूत्र की प्रति उपस्थित होती है। जो गुणसूत्र एकल युग्म के रूप में अर्धसूत्री विभाजन के समय विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार के पौधों की उत्पत्ति निम्न कारणों के फलस्वरूप होती है। यानी जो एक मोनोपोलिप्लॉइडी प्लांट्स होंगे उनका निर्माण कुछ इनके कारण होगा। यह स्वतः अनिश्चित अंडकोशिका के परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ पौधों में अगुणित के उत्पन्न होने के कारण और कुछ मृत परागकणों द्वारा परागण के फलस्वरूप कुछ पौधों में अंतरजातीय संकरण करके अगुणित प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंड है द्विगुणित डिप्लॉइडी, जीवों में सामान्यतः द्विगुणिता ही पाई जाती है। जीवों में सामान्यतः द्विगुणिता 2n वाली पाई जाती है। द्विगुणित में जीनोम की दो प्रतियां होती है। किसी द्विगुणित जाति में पाए जाने वाले जीनोम ए की दो प्रतियों को कैपिटल ए यानी ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी, जब किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र की दो प्रतियों से अधिक प्रतियां पाई जाती है तो वह बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइडी, और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी। यानी किसी जीव में सामान्य गुणसूत्र की दो या दो से अधिक प्रतियों का पाया जाना क्या कहलाता है, जो प्रतियां पाई जाती है उन्हें तो बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइड, और इस पूरी प्रोसेस को बहुगुणिता पॉलीप्लॉइड कहते हैं। बहुगुणित पौधों में गुणसूत्र अथवा जीनोम के 3, 4 अथवा अधिक प्रतियां हो सकती है। जो त्रिगुणित ट्राइप्लॉइड 3n, चतुर्गुणित 4n, पंचगुणित 5n, षटगुणित 6n कहलाते हैं। बहुगुणिता भी दो प्रकार की होती है, स्वबहुगुणिता और परबहुगुणिता ऑटो पॉलीप्लॉइडी। इस प्रकार के बहुगुणिता में गुणसूत्र के मूल सेट का गुणन पाया जाता है। जैसे किसी द्विगुणित पौधों में गुणसूत्र के दो समान सेट्स ए होते हैं जो जीनोम कहलाता है, अतः स्व त्रिगुणित पौधों में 3 समान जीनोम यानी ट्रिपल ए
जीनोम्स उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के सेट का ही गुणन होता है। जैसे अगर 2 सेट है तो ये ए हो गया कैपिटल ए, अगर 3 सेट है तो 3 कैपिटल ए हो गया। परभोगुणिता, स्वगुणिता हो गया। अब परभोगुणिता, एलो पॉलीप्लोइडी। अब इसका सेकंड है जीन म्यूटेशन। वह उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले डीएनए तथा आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी ऐसे उत्परिवर्तन जो जीन में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। डीएनए तथा आरएनए के किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड की पुनर्व्यवस्था हो जाने के कारण ही यह परिवर्तन होता है। यानी डीएनए के किसी भी पार्ट में न्यूक्लियोटाइड की पुनर्व्यवस्था हो जाने के कारण, यानी उनका पुनः पाए जाने के कारण जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं जीन म्यूटेशन। किसी जीन के संपूर्ण डीएनए में परिवर्तन होने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु तो इसके कुछ नाइट्रोजन सारक ही उत्परिवर्तन के लिए काफी है। उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य में दांत कोशिका रक्तता, सिकल सेल एनीमिया रोग डीएनए के एक नाइट्रोजन सारक के परिवर्तन के कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन के प्रकार। नाइट्रोजन सारक क्रमों में परिवर्तन के आधार पर जीन उत्परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। जो नाइट्रोजन सारक का क्रम होता है उसी के बेस पर जीन म्यूटेशन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिस्थापन, फर्स्ट है सबस्टिट्यूशन, उत्परिवर्तन जिसमें श्रृंखला से एक या अधिक डीएनए क्षारक युग्म दूसरे क्षारक युग्म से बदल जाते हैं उसे प्रतिस्थापन या क्षार युग्म प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी उत्परिवर्तन जिसमें एक श्रृंखला से एक या एक से अधिक डीएनए क्षारक युग्म एक दूसरे से बदल जाते हैं उसे युग्म प्रतिस्थापन कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन, एक पिरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पिरिमिडिन आ जाता है। बी है अनुप्रस्थता, ट्रांसवर्जन। इस प्रकार के प्रतिस्थापन में प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन सार आ जाते हैं। प्रतिस्थापन में क्या था, प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन ही आ रहा था क्षार, और पिरिमिडिन के स्थान पर पिरिमिडिन ही नाइट्रोजन क्षार आ रहा था। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होता है, ट्रांसवर्जन, यानी उल्टा होता है इसका। प्यूरिन के स्थान पर पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन क्षार आ जाते हैं। विलोपन यानी डिलीशन, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक या एक से अधिक क्षार बाहर निकल जाते हैं। एक क्षार के निकलने पर प्रोटीन की संश्लेषण के लिए भेजा जाने वाला संदेश आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है और एक नया क्रम बन जाता है। डिलीशन में क्या होता है, एक गुणसूत्र का विलुप्त हो जाना और उसके स्थान पर अधिक क्षार का आ जाना। निवेशन, इंसरेशन, इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षार के जुड़ने के कारण आनुवांशिक संदेश बाधित हो जाते हैं। निवेशन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षार के जुड़ जाने के कारण जो आनुवांशिक संदेश होते हैं वह बाधित हो जाते हैं। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इस प्रकार के म्यूटेशन में एक जीन के न्यूक्लियोटाइड युग्म में डीएनए तो एक क्षार का विलोपन हो जाता है या एक क्षार का निवेशन हो जाता है। यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, किसी भी जीन के न्यूक्लियोटाइड में या फिर तो डीएनए के एक क्षार का विलोपन हो जाता है यानी डिलीशन हो जाता है, या फिर किसी एक क्षार का निवेशन हो जाता है यानी जुड़ जाते हैं। फ्रेम शिफ्ट नाम इस तथ्य के आधार पर दिया गया कि इस उत्परिवर्तन में जीन के रीडिंग फ्रेम में आगे की ओर अर्थात एक या 2 न्यूक्लियोटाइड की शिफ्ट होने पर की जाती है। यानी इसके न्यूक्लियोटाइड में डीएनए के जुड़ने के आधार पर की जाती है। एक या 2 बार क्षार के जुड़ने अथवा बाहर निकलने के फलस्वरूप कूट का क्रम बदल जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड का संश्लेषण होता है। फलस्वरूप नए प्रकार का प्रोटीन बनता है जो प्राय क्रियाशील होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड द्वारा रीडिंग फ्रेम में परिवर्तन होने पर सामान्यतः प्रोटीन का निर्माण होता है जिसमें एक अमीनो एसिड अब्सेंट या अतिरिक्त होता है। यानी 3 न्यूक्लियोटाइड के बनने के कारण ही प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रोटीन में या फिर तो अमीनो एसिड अब्सेंट रहेंगे या फिर एक्स्ट्रा रहेंगे। पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन जिसमें एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन या विलोपन या निवेशन होता है उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी जीन उत्परिवर्तन के समय या फिर तो एकल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन होना यानी सबस्टिट्यूशन होना या फिर विलोपन होना या फिर निवेशन होना उसे क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारक या पूर्ण जीन भाग लेता है उसे सकल उत्परिवर्तन, क्रॉस म्यूटेशन कहते हैं।
उत्परिवर्तन की उत्पत्ति यानी उत्परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्परिवर्तन कुछ अंतः कोशिकीय कारकों अथवा वातावरण द्वारा प्रेरण के फलस्वरूप स्वतः उत्पन्न होते हैं, जो बाद में उत्परिवर्तक या उत्परिवर्तन कारक कहलाते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? अंतः कोशिकीय कारकों अथवा वातावरण द्वारा प्रेरित होता है। स्वतः या प्राकृतिक उत्परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दो प्रकार के उत्परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट स्वतः या प्राकृतिक, सेकंड है प्रेरित। फर्स्ट पढ़ेंगे स्वतः या प्राकृतिक उत्परिवर्तन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन आकस्मिक और यादृच्छिक होते हैं। इनकी बारंबारता बहुत कम होती है। यह उत्परिवर्तन डीएनए श्रृंखला के निर्माण के समय किसी त्रुटि के कारण या अन्य कारकों के उचित रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न होते हैं। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है वह या फिर तो किसी जीव के डीएनए श्रृंखला में कुछ त्रुटि के कारण या फिर किसी डीएनए के कुछ उचित कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ ही कोशिकीय उत्पाद जैसे फॉर्मेल्डिहाइड पर ऑक्साइड उत्परिवर्तक होते हैं। सूर्य के अल्ट्रावायलेट विकिरण तथा कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ म्यूटेजन होते हैं। जो प्राकृतिक उत्परिवर्तन होते हैं उनके लिए कुछ म्यूटेजन है। फॉर्मेल्डिहाइड पर ऑक्साइड उत्परिवर्तक, सूर्य के अल्ट्रावायलेट विकिरण और कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ। सेकंड है प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से अनेक उत्परिवर्तन कारकों जैसे जैविक, भौतिक तथा रासायनिक कारकों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। प्रेरित उत्परिवर्तन यानी उनको प्रेरित करना म्यूटेशन के लिए। इसके लिए अपन जैविक कारक यूज कर सकते हैं, भौतिक कर सकते हैं और रासायनिक। फर्स्ट है जैविक उत्परिवर्तक, बायोलॉजिकल म्यूटेंट। विभिन्न प्रकार के विषाणु अज्ञात कारक द्वारा पोषक कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के वायरस द्वारा अपन कोशिका में उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। सेकंड है भौतिक उत्परिवर्तन, फिजिकल म्यूटेंट। यह निम्न प्रकार के होते हैं। तापमान ड्रोसोफिला को उसके अनुकूल तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने पर इसके लिंग सहलगन घातक के जीन के प्रेरण की दर में वृद्धि हो जाती है। ड्रोसोफिला में क्या होता है? उसके सामान्य तापमान से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देने पर उसमें लिंग सहलगन घातक जीन में वृद्धि हो जाती है। विकिरण स्वतः उत्परिवर्तनों की दर में वृद्धि विकिरणों के प्रेरण द्वारा की जा सकती है। सन 1927 में मुलर ने बताया कि ड्रोसोफिला को एक्स किरणों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित करने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। मुलर ने बताया कि ड्रोसोफिला में एक्स किरणों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित करने पर उसमें परिवर्तन हो जाता है। एज ए स्टैंडलर के अनुसार जो तथा मक्का के पौधों को एक्स किरणों द्वारा उपचारित करने पर उनकी उत्प्रेरण दर में वृद्धि हो जाती है। जो तथा मक्का में एक्स किरणों द्वारा उनको उपचारित करने पर उनमें म्यूटेशन की दर बढ़ जाती है। अगला रासायनिक उत्परिवर्तन, केमिकल म्यूटेंट। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग एवं पादपों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम 1940 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओरेन बेच ने ड्रोसोफिला पर मस्टर्ड गैस के म्यूटाजेनिक प्रभाव का अध्ययन किया था। कुछ रासायनिक म्यूटाजेनिक निम्न है: डाई मिथाइल सल्फोनेट DMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS, नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया NMU, नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया, नाइट्रोसो इथाइल यूरिया NEU, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट MMS, 5 ब्रोमो यूरेसिल, 3 ब्रोमो डिऑक्सी यूरिडीन, 2 एमिनोप्यूरिन। यानी ये कुछ केमिकल एजेंट्स है, केमिकल म्यूटेंट, जो किसी जीव में इनको यूज करने पर उनमें अपने आप ही म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे फिजिकल म्यूटेंट्स देखे, लोनिजिक रेडिएशंस यानी बी रेज, एक्स रेज, जी रेज, ए पार्टिकल्स। नॉन आयोनोजेनिक देखे रेडिएशन तो यूवी रेज केमिकल म्यूटेशन में ये सब आई गई। एल्केलिटिक एजेंट्स में देखे मस्टर्ड गैस, डाई मिथाइल सल्फोनेट DMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS, नाइट्रोसोमिथाइल यूरिया NMU। अब कुछ बेस एनालोगस में होते हैं। इसमें 5 ब्रोमोसिल, 3 ब्रोमोडिऑक्साइड यूरिडीन, 2 एमिनोप्यूरिन। एसिडिन बेस देखे, प्रोफ्लेविन, एक्रिफ्लेविन, एक्रिडीन ऑरेंज इत्यादि। डिमिनेटिंग एजेंट्स देखेंगे, इथेडियम ब्रोमाइड। तो अपनी क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू दोस्तों।